जय हिंद साथियों, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिक है आपका विद्युत धारा। देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं और बिल्कुल प्रैक्टिकली मैं आपको समझाने वाला हूं। यदि आप ये संपूर्ण वीडियो देखते हो तो आपको विद्युत धारा से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए पहले साथियों, विद्युत धारा कहते किसे हैं उससे पहले हम बात करेंगे कि देखिए, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। अब इस विद्युत धारा के अंदर धारा, धारा को हम क्या बोल सकते हैं? फ्लो होना, किसी भी चीज का फ्लो होना या प्रवाहित होना क्या कहलाता है? धारा कहलाता है। जैसे हमने बहुत सारा जल फेंक दिया, इसको क्या बोलेंगे? जल धारा। बहुत सारा दूध फेंक दिया, उसको बोलेंगे दूध धारा। इसी प्रकार से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, इसको क्या बोलेंगे? विद्युत धारा बोलेंगे। अब देखिए, विद्युत धारा को किस में मापते हैं? विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। अब 1 एम्पियर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? तो यहां पर 6 2 5 0 के आगे आप लगा दो 15 जीरो। कितने जीरो? 15 जीरो आप लगा दो। इतने इलेक्ट्रॉन 1 एम्पियर के अंदर प्रवाहित होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड के अंदर प्रवाहित होंगे यदि 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो। अब यहां से देखिए, हम इसको शॉर्ट के अंदर लिखते हैं तो 1 एम्पियर बराबर हो जाएगा आपका 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन आपके 1 एम्पियर की धारा के अंदर प्रवाहित होंगे। जैसे ही धारा का मान बढ़ेगा, यानी कि 2 एम्पियर धारा, 5 एम्पियर धारा, जितने मान की अधिक धारा होगी उतनी पावरफुल धारा होगी और उतना झटका ज्यादा लगता है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित तो हो रहे हैं, लेकिन ये किस वजह से प्रवाहित हो रहे हैं? तो कुछ ना कुछ कारण तो होगा कि इलेक्ट्रॉन आगे की ओर प्रवाहित हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बह रहे हैं। जैसे कि हमने पानी को फेंका, इसलिए वो आगे की ओर जाकर के गिर रहा है, उसके कण आगे की ओर गति कर रहे हैं, उसको धक्का लगा तब जाकर के। लेकिन इलेक्ट्रॉन को कौन धक्का दे रहा है? तो इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाला कौन होता है साथियों? इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाला होता है वोल्टेज। कौन होता है? वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को पीछे से धक्का लगाता है जब वो आगे खिसकता है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन आगे खिसकता है, लेकिन उसको रोकने वाला भी कोई होता है। तो उसको रोकने का कारण कौन करता है? प्रतिरोध करता है। कौन करता है? प्रतिरोध करता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को पीछे से धकेलता है वोल्टेज, और आगे से रोकने का, यानी इसके मार्ग के अंदर बाधा उत्पन्न कौन करता है? वो करता है आपका प्रतिरोध, उसका विरोध करता है, उसको आगे जाने से उसको रोकने का काम करता है। और बीच के अंदर देखिए साथियों, बीच के अंदर बेचारा इलेक्ट्रॉन क्या है? दोनों के अंदर पिस रहा है। अब क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रॉन बीच के अंदर आ गए और विभव, वोल्टेज और प्रतिरोध के अंदर आपस में लड़ाई हो रही है। अब देखिए, इनके अंदर झगड़ा हो रहा है। झगड़े से क्या होगा? झगड़े से तो नुकसान होता है। झगड़े से नुकसान होता है। देखिए, गांव के अंदर भी मान लो 2 आदमी लड़ रहे हैं, तो 2 आदमी लड़ते हैं तो तीसरे को फायदा हो जाता है, तीसरा आदमी उनके बीच में फायदा उठा लेता है। इसी प्रकार से क्या होता है, हमारे पास में जैसे टंगस्टन है, क्या है? टंगस्टन है। अब इस टंगस्टन को क्या करेंगे? देखिए, ये वोल्टेज है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाने का कार्य करता है। इधर से क्या करता है? प्रतिरोध है, इसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करके इसको रोकने का काम करता है। अब बात करते हैं, देखिए टंगस्टन क्या करता है। जब टंगस्टन के ऊपर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करवाए जाते हैं, यानी धारा फ्लो करवाई जाती है, तो ये क्या करता है? गुस्से से लाल हो जाता है, गुस्से से। इसलिए ये प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। इसलिए इसको क्या कर दिया इंसान ने? इंसान ने बल्ब के अंदर डाल दिया। किसके अंदर डाल दिया? बल्ब के अंदर डाल दिया। टंगस्टन को बल्ब के फिलामेंट के अंदर यूज करने लग गए। अब बात आती है, देखिए नाइक्रोम की। किसकी? नाइक्रोम की हम बात करते हैं। नाइक्रोम क्या करता है? जब इसके अंदर से धारा प्रवाहित करवाई जाती है तो क्या करता है? ये गुस्से से लाल हो जाता है, और ये क्या करता है? उष्मा उत्पन्न करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? हीट उत्पन्न करने लग जाता है। इसके कारण से इसको क्या किया मानव ने? को हीटर के अंदर काम में लेने लग गए, हीटर में तंतु बनाने के लिए। अब आता है आपका कॉपर। कॉपर क्या करता है? इसकी एक अलग अलग पहचान है। देखिए, कॉपर के अंदर से जब धारा प्रवाहित करवाई जाती है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करवाए जाते हैं, तो ये क्या करता है? ये गुस्से से क्या करता है? नाचने लगता है। क्या करता है? नाचने लगता है। और जब गुस्से से नाचने लगता है, इसलिए इसको कॉपर को कहाँ यूज करने लग गए? पंखे के अंदर, पंखे की वाइंडिंग के अंदर इसको यूज करने लग गए। इसीलिए पंखा क्या करता है? घूमता है। इसलिए पंखा घूमता है, क्योंकि कॉपर वायर जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करवाए जाते हैं तो ये नाचने लगता है। क्या करने लगता है? नाचने लगता है। इसलिए इसको क्या करते हैं? पंखे के अंदर यूज करने लग गए। तो चलिए साथियों, अब हम बात करें साथियों, यानी फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग किसे कहते हैं? फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग क्या होता है? अब देखिए, आप मुझे बताओ कि इस प्रक्रिया के लिए क्या इलेक्ट्रॉन और
क्या वोल्टेज और प्रतिरोध या इलेक्ट्रॉन इन सभी का होना आवश्यक है? जी बिल्कुल, क्योंकि मान लो हमारे पास में 230 वोल्टेज है और हमारे पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो प्रवाह क्या होगा? और हमारे पास में इलेक्ट्रॉन खूब सारे हैं लेकिन हमारे पास में वोल्टेज नहीं है, तो धक्का कौन लगाएगा? इसलिए धारा प्रवाह नहीं होगा। तो हमें दोनों की आवश्यकता होती है, हमें इलेक्ट्रॉनों की भी आवश्यकता होती है हमें, और वोल्टेज की भी आवश्यकता है, और प्रतिरोध का होना भी जरूरी है, क्योंकि प्रतिरोध के बिना ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। अब हम बात कर रहे थे फेज एंड न्यूट्रल की। किसकी बात कर रहे थे? फेज एंड न्यूट्रल क्या होता है? देखिए, फेज एंड न्यूट्रल वायर की हम लोग बात करते हैं तो देखिए, जब भी धारा का प्रवाह होता है तो क्या होता है? उसको दो तारों के अंदर प्रवाहित करवाया जाता है। देखिए, आप कहीं पर भी देखते हो तो दो तार लगे होते हैं। जब बल्ब के कनेक्शन भी करते हैं तो दो तार जाते हैं, क्योंकि देखिए कहीं पर भी ये मान लो कोई डिवाइस है और इसके अंदर ये तार आ रहा है, इससे धारा आ रही है और इससे वापस निकल रही है, तो क्या होता है? देखिए, यहां से जिस तार से धारा का प्रवाह है, डिवाइस के अंदर धारा जा रही है, उस तार को क्या कहते हैं? फेज तार कहते हैं। क्या कहते हैं? फेज तार कहते हैं। जिससे धारा आ रही है उसे क्या कहते हैं? फेज तार कहते हैं। लाइव वायर कहा जाता है, या हम जीवित तार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जीवित तार भी इसको बोलते हैं। अब देखिए, मान लो कि ये तार नहीं है तो क्या धारा का सर्किट पूरा हो पाएगा? नहीं, धारा का सर्किट पूरा नहीं हो पाता है। और अकेला मान लो यहाँ पर बल्ब भी लगा हुआ है तो क्या बल्ब जल पाएगा? नहीं जल पाएगा। इसके लिए आपको एक और रास्ता चाहिए, यानी कि धारा को निकलने का रास्ता चाहिए, डिवाइस से बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। इस तार को क्या बोलते हैं? जिससे धारा बाहर निकलती है, इसको बोला जाता है न्यूट्रल। क्या बोल जाता है? न्यूट्रल बोला जाता है। इस तार को न्यूट्रल बोला जाता है, या हम बोल सकते हैं ठंडा तार भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ठंडा तार भी बोल सकते हैं। और जो न्यूट्रल तार होता है इसका रंग होता है काला। कैसा होता है? काला। और फेज तार का जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल रखा जाता है। बेसिकली लाल रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि जो भी इलेक्ट्रिशियन होता है वो फिटिंग करता है तो उसको अच्छे से समझ में आ जाए, कि उसको संकेत मिल जाए कि लाल रंग कौन सा होगा? फेज वाले तार का होगा। और जो काला रंग है वो कौन से तार का है? न्यूट्रल तार का होगा। इस प्रकार से वो समझ जाता है, और ताकि फिटिंग में किसी प्रकार की दिक्कत हो जाती है तो वो आसानी से खोज करके उसका समाधान कर देता है। अब देखिए, बात आती है, हमने फेज वायर देखा, हमने न्यूट्रल वायर देखा। अब बात आती है कि देखिए, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा, देखिए कबूतर होते हैं, वो कबूतर क्या करते हैं? तार के ऊपर बैठे हुए हैं और आप सोच रहे हो कि इसको करंट क्यों नहीं लग रहा, और ये कबूतर अच्छे से बैठा हुआ है अपनी मस्ती के अंदर और उसको कुछ नहीं होता है। तो देखिए, ऐसा क्यों होता है? मैं आपको बता दूं। देखिए, इधर से मान लो ये फेज वायर है। अब वो क्या कर रहा है? एक तार के ऊपर कबूतर बैठा हुआ है, ठीक है, एक तार के ऊपर ये आपका कबूतर बैठा हुआ है, ठीक है, ये इसके पैर हैं। अब ये क्या हो रहा है कि ये केवल फेज तार को टच कर रहा है। जब भी सर्किट पूरा बनेगा तो उसको क्या चाहिए? दो तार चाहिए। क्या चाहिए? उसको दो तार चाहिए। एक क्या चाहिए? फेज, और दूसरा क्या चाहिए? उसको न्यूट्रल वायर चाहिए। तो देखिए, ये केवल फेज के ऊपर बैठा है, यहाँ पर न्यूट्रल के ऊपर नहीं बैठा है, यहाँ पर न्यूट्रल से टच नहीं हो रहा है, इसलिए केवल फेज होता है, उससे कुछ भी नहीं हो पाता है। केवल फेज अकेला कुछ नहीं कर सकता है। फेज से क्या होगा कि यहाँ से ये धारा, यहाँ से करंट फ्लो होता जाएगा और यहाँ से सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए कबूतर मर नहीं पाता है, इसलिए कबूतर मरता नहीं है। अब देखिए, मान लो इस कबूतर की जो पंख है वो गलती से यहाँ पर टच हो गए, अब यहाँ पर टच होते ही क्या हुआ कि यहाँ से फेज और यहाँ से क्या हो गया? न्यूट्रल मिल गया। अब क्या होगा? ये सर्किट कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा कि इस पक्षी को करंट का झटका लगेगा, जोर का। क्यों लगेगा? क्योंकि इसको यहाँ से नीचे न्यूट्रल मिल गया और यहाँ से इसके फेस मिल रहा है। अब फेस का जो करंट है ये कहाँ जाएगा? ये इस पक्षी के अंदर से प्रवाहित हो जाएगा और नीचे वाले न्यूट्रल में चला जाएगा और पक्षी की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए पक्षी जब अकेले एक तार पर बैठा होता है या फेस वायर पर बैठा होता है तो उसके अंदर से करंट प्रवाहित नहीं होता है और वो बचाव में रहता है और वो मरता नहीं है। इसलिए पक्षी तार के ऊपर बैठ जाते हैं फिर भी वो मरते नहीं है। अब बात करें, देखिए
क्योंकि न्यूट्रल वायर की क्या आवश्यकता है। देखिए जब मनुष्य सांस लेता है, मनुष्य श्वास लेता है, तो क्या हम लोग श्वास लेते ही रहेंगे तो क्या कैसे काम चलेगा, श्वास छोड़ना भी पड़ेगा। इसी प्रकार से विद्युत धारा जब अंदर ही अंदर जाती रहेगी तो इसको बाहर भी निकलना आवश्यक है, बाहर निकलना भी आवश्यक है, तभी जाकर के सर्किट कंप्लीट होता है। अब देखिए हम बात करें कौन से की, अर्थिंग तार की। कौन से तार की बात करेंगे, अर्थिंग तार की। देखिए मान लो ये यहां से फेज आ रहा है, यहां से करंट आ रहा है, यहां से फेज वायर हो गए ये, और इधर से करंट वापस जा रहा है। अब मान लो गलती से, ये आपकी मशीन है, क्या है, ये आपकी मशीन है, और ये जो फेज वायर है ये गलती से कहां टच हो गया, मशीन की बॉडी पर टच हो गया, और आप जैसे ही मशीन को टच करते हो तो आपको जोर से करंट का झटका लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये फेज कहां टच हो रहा है, आपका ये बॉडी के अंदर टच हो गया। अब मैंने बताया फेज को क्या चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, तो यहां से क्या मिल रहा है, इसको न्यूट्रल मिल गया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहां से फेज तो आ ही रहा है, फेज इसके अंदर प्रवाहित हो गया, आपने जैसे टच किया तो आप क्या बन गए, यहाँ पर न्यूट्रल बन गए। क्या बन गए, न्यूट्रल बन गए, क्योंकि आप इस प्रकार से आपका शरीर क्या काम करता है, न्यूट्रल का कार्य करने लग जाता है, तो आपको जोर से करंट का झटका लगता है, क्योंकि वो करंट आपके शरीर से प्रवाहित होने लगता है। इस तरह से क्या होता है, देखिए अब क्या आवश्यकता है, इस करंट के झटके से बचाव के लिए आपको अर्थिंग की आवश्यकता है। अब अर्थिंग क्या चीज है, देखिए ये दो वायर तो होते हैं, फेज और न्यूट्रल। यहां पर देखिए मान लो ये आपका सॉकेट है, ये आपका सॉकेट है, इसके अंदर इस प्रकार से देखिए आपका सॉकेट बना हुआ है, इसमें मान लो ये फेज वायर है, ठीक है, और ये न्यूट्रल वायर है। इसमें देखिए एक पिन और रखी जाती है, ये कौन से की रखी जाती है, ये रखी जाती है आपके अर्थिंग वायर की। किसकी, अर्थिंग वायर की। क्यों क्यों रखी जाती है, देखिए देखिए ये तार यहां से फेज आ रहा है, यहां से न्यूट्रल आ गया, इस अर्थिंग वायर को यहां से क्या किया जाता है, जमीन के अंदर अर्थ किया जाता है। कहां किया जाता है, जमीन के अंदर इसको अर्थ किया जाता है। अब यहां से देखिए क्या होगा, जब आपकी मशीन है, प्लग सॉकेट के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखिए मान लो ये आपकी पिन है, और पिन के अंदर क्या हो रहा है, ये आपका अर्थिंग तार है, ये कौन सा है, आपका अर्थिंग वायर रखा जाता है। यहाँ से देखिए अर्थिंग सबसे मोटा तार, इसको सबसे मोटा और लंबा रखा जाता है। प्लग सॉकेट में कैसा रखा जाता है, इसको अर्थिंग को सबसे लंबा और मोटा रखा जाता है, ताकि जैसे ही मान लो कि इसके अंदर करंट आ रहा है, अब क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पर हम लोग इस पिन से लगाएंगे अंदर, तो सबसे पहले कौन सा वायर टच होगा, आपका अर्थिंग वायर टच हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले अर्थिंग जैसे ही टच होगा, वो टच होते ही क्या होगा, इसके अंदर बॉडी के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा था वो करंट कहाँ चला जाएगा, अर्थिंग के अंदर चला जाएगा। और बाद में कौन सी पिन टच हो जाएंगी, यहाँ पर ये जो पिन टच हो जाएंगे आपकी फेज और न्यूट्रल के अंदर चली जाएंगी। और जैसे ही न्यूट्रल और फेज मिलते हैं, उसके बाद में जितना फेज इसको चाहिए उतना रख लेता है, और बाकी का आपका जमीन में अर्थ हो जाता है, बाकी का आपका जमीन में अर्थ हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर हमें अर्थिंग की आवश्यकता होती है। अर्थिंग क्या करता है, हमें बिजली के झटके से बचाने का कार्य करता है, मनुष्य जीवन को खतरे से बचाने का कार्य अर्थिंग करता है। तो साथियों ये थी आज की आपकी विद्युत धारा की बेसिक जानकारी। साथियों आपको ये जानकारी कैसी लगी, यदि आपको ये जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आई हो, यदि आपको बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल शब्दों के अंदर ये जानकारी समझ में आई हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे इसी प्रकार की आसान और सरल शब्दों के अंदर बहुत सारा नॉलेज आपको दिया जाएगा, क्योंकि हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आने वाले हैं, जिसके अंदर जैसे कि विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है, ट्रांसफार्मर कैसी युक्ति होती है, इसकी संपूर्ण जानकारी, जैसे कि डीसी मोटरें होती है, एसी मोटरें होती है, संधारित्र क्या होता है, इस प्रकार से पंखे की जो मोटर होती है वो कैसे कार्य करती है, पंखा कैसे चलता है, इस प्रकार के बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपना प्यार दिखा दीजिए। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।